आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए कि यदि आयाम का मान कम हो तो सरल लोलक की जो गति होती है वो सरल आवर्त गति होती है। ठीक है। इसके अलावा हमें लोलक के आवर्तकाल का सूत्र भी विस्थापित करना है कि उसका सूत्र क्या होगा। देखिए, इसके लिए हम कुछ कल्पना कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने एक आधार ले लिया हुआ है, जो आधार एक नियत रूप से एक धागे को बांधे रखा होगा। धागे के रूप में हमने एक ऐसी संरचना ली है जो अतन्य होगी। अतन्य होगी इसका मतलब है वो लंबाई में नहीं बढ़ती। तो हमने उसकी माध्य स्थिति बना दी और यहाँ पर गोलक की संरचना को बना दिया हुआ है। गोलक की संरचना यदि हमने यहाँ पर बना दी है तो ये गोलक हमें दिख रहा है। यहाँ पर अब दूरियां हम देखते हैं तो गोलक के केंद्र से या गोलक और संयुक्त रूप से इसे यदि रस्सी के साथ हम डोरी के साथ बंधे तो लंबाई को एल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी को हम इस डोरी और बंधे हुए गोलक के रूप के संयुक्त रूप से इसे लोलक कहा जाता है। ठीक है। इस लोलक के लिए उसकी प्रभावकारी लंबाई को एल से दर्शाया जाता है। जहाँ निलंबन बिंदु की बात आती है, निलंबन बिंदु के रूप में हमने इसे एस से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ठीक है। और प्रारंभिक स्थिति पर यहाँ पर उसकी स्थिति है, इसलिए इसने हमने बिंदु ओ पर माना हुआ है। अब देखिए क्या किया जाता है। यहाँ पर डोरी है, डोरी अवितान्य डोरी है जिसे लंबाई में नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा गेंद, ये गेंद यहाँ पर मिल करके संयुक्त रूप से इसे लोलक कहते हैं। ठीक है। अब लोलक को यदि हमने यहाँ पर विस्थापित कर दिया कुछ एंगल या कुछ कोण पर, ठीक है, हमने यदि इसे इस तरह विस्थापित किया हुआ है तब उसके द्वारा बनाए गए कोण को यदि हमने थीटा से प्रस्तुत किया, ठीक है, कोणीय विस्थापन हमने उसका किया, मतलब माध्य स्थिति पर वो मौजूद था और वहां से हमने उसे यहाँ पर विस्थापित किया हुआ है। तो विस्थापित करने के पश्चात देखिए ये उसके द्वारा विस्थापित हुए मान को बताता है जिसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और ये बिंदु हमारे लिए क्या होगा, ये बिंदु हमारे लिए बिंदु p के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। p जो हमें इस लोलक के लिए उसके केंद्र को बता रहा है। ठीक है। ये विस्थापन की स्थिति, प्रभावकारी लंबाई तो उसकी l ही रहने वाली है, कुल रूप से वो परिवर्तित नहीं होगा। क्या हमने ये स्थितियां ले ली हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर लगने वाले बलों को। बलों के आधार पर हम बात करें तो पी की स्थिति पर, जो ताक्षणिक टी समय पर उनकी स्थिति, टी क्षण पर उसकी स्थिति को बताया जा रहा है। टी क्षण पर बताया जा रहा है तो उस पर लगने वाले बलों को देखेंगे कि कौन कौन से बल लगते हैं वहां पर। यहाँ पर हम जानते हैं कि उस पर सबसे पहले तो बल नीचे की तरफ लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। उस पर लगने वाला बल उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम उसका भार। किसके साथ, यदि अवितानी डोरी और उसके भार को संयुक्त रूप से बोले तो हम इसे केवल भार कहते हैं। ठीक है। भार के लिए अब इसे दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। किस प्रकार, अब यह विस्थापित हुआ है यहाँ पर थीटा कोण से ऊर्ध्वाधर से, तो हम उसके अनुदिशी यदि हम बताएं तो एक बल यहाँ पर लगेगा जिसे हम भार के घटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा होगा। ठीक है। इस आधार पर हम बोलते हैं एम जी कॉस थीटा पर इसके मान को। ठीक है। एम जी कॉस थीटा हमने रख लिया। इसके आधार पर और देखें तो एक और बल यहाँ पर लगेगा बिल्कुल लंबवत उस बल के, जिसे हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इसे हम लिखते हैं एम जी साइन थीटा के रूप में। ठीक है। एम जी साइन थीटा के रूप में प्रस्तुत किया हमने। तो दो बल यहाँ पर लगे, जहाँ क्रमशः इनकी दिशाएं हम बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर डोरी पर लगने वाला, यहाँ पर यदि डोरी है तो डोरी पर भी एक बल लगेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, तनाव बल कहेंगे। तो उसके तनाव के लिए उसकी दिशा कहाँ रहने वाली है, उसकी दिशा रहने वाली है पी से एस की ओर। और इसी तरह आगे हम माने तो भार का जो घटक यहाँ पर हमें मिलता है पी से ओ तक के लिए, पी से ओ तक के लिए जो स्थिति है या उसकी जो दिशा है वो कहाँ लाने की ओर करेगी। ये देखिए ये हमें जो ओ बिंदु मिल रहा है वो यहाँ पर इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से इसे विस्थापित किया गया है तो ये क्या होती है, माध्य स्थिति के अनुरूप ही इसके मानों को देखा जाता है। तो माध्य स्थिति की ओर एम जी साइन थीटा, मतलब उस पर एक लगने वाले भार के लिए उसके घटक का मान है जो स्पर्श रेखी है उसकी गति की दिशा में। जहाँ अब हम देखें डोरी के लिए तनाव का मान पी से एस की ओर है, जबकि डोरी पर जो यहाँ पर गोलक की सहायता से बल लग रहा है वो एम जी कॉस थीटा, वो डोरी पर लगने वाले तनाव बल के विपरीत है, परंतु उसी की दिशा के वहां पर उसी की दिशा में अनुरूप है वो। ठीक है। एक एक पदों की हम बात करेंगे तो उसमें होने वाले विस्थापन देखिए, गोलक के रूप में उसके विस्थापन को किस प्रकार कहा जाएगा, माध्य स्थिति से, माध्य स्थिति ओ से पी तक के लिए उसके विस्थापन को हमने ओ पी से व्यक्त किया, जिसे हम क्या लिख पाते हैं, जिसे हम वाई से प्रदर्शित कर पाते हैं। और इस प्रकार यदि हमें त्रिभुज देखना होगा, त्रिभुज कौन कौन से, एस पी और ओ के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ओ एस पी जो हमें त्रिभुज दिख रहा है उसके लिए वहां पर कोण का मान थीटा है। थीटा हमें क्या बता रहा है, कोणीय विस्थापन को या विस्थापन कोण को, कोणीय विस्थापन। ठीक है। अब इस आधार पर हम देखें तो यहाँ पर मान आता है साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा के मान को हम क्या बोलते हैं, थीटा का मान देखिए यहाँ पर यदि कोणीय विस्थापन बहुत छोटा है, हम ये मानते हैं कि थीटा का मान बहुत सूक्ष्म है, तो साइन थीटा के मान को हमें क्या लिखना होगा, हम उसे थीटा लिख लेंगे क्योंकि उसका मान यहाँ पर बहुत सूक्ष्म होगा, क्योंकि हम ताक्षणिक स्थिति टी पर इसके मान को लिए हुए हैं। अब इस आधार पर थीटा हमने लिया तो थीटा हमारे पास बनता है कोण,
कोण को क्या लिखा जा सकता है? कोण को लिखा जा सकता है चाप बटे त्रिज्या के रूप में। अब जहाँ चाप की बात आती है तो ये कोण जो बना हुआ है चाप यहाँ पर क्या होगा? ओ से पी तक का होगा। ओ से पी तक की दूरी उसकी चाप कहलाएगी। और त्रिज्या की बात आती है तो त्रिज्या वहाँ पे ओ एस के रूप में लेते हैं, तो थीटा का मान हमारे पास कितना मिलेगा? ओपी का मान हमारे पास वाई और ओ एस का मान हमारे पास एल रहता है। तो ये हमें मान थीटा के। हम बात करेंगे कि गोलक पर बल कौन कौन से लगते हैं। तो गोलक पर लगने वाला बल, सबसे पहले देखें तो एक बल जो लगेगा वो क्या रहेगा? एक बल जो लगता है वो उसका भार रहेगा। भार हमेशा कहाँ? नीचे की ओर, मतलब ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर W बराबर हम लिखते हैं उसे mg, वो हमेशा क्या रहेगा? वो रहेगा यहाँ पर नीचे की ओर। ठीक है। अब इसके जो है दो घटक बनते हैं, दो घटक बनते हैं तो उनको लिखा हमने mg यहाँ पर cos थीटा के रूप में बनेगा और इसी तरह mg sin थीटा के रूप में बनेगा। ठीक है। और इनकी दिशाएं क्रमशः कहाँ है? mg cos थीटा की दिशा कहाँ है? sp दिशा के विपरीत पर। और इसी तरह mg sin थीटा की दिशा है माध्य स्थिति पर, उसकी ओर ओ पी से ओ तक की दिशा पर। ठीक है। अब दूसरा बल उस पर क्या लगता है? दूसरा गोलक पर बल लग रहा है तनाव बल। तनाव बल जिसे हम टी से करें धागे पर लग रहा है और उसकी दिशा क्या है? उसकी दिशा निलंबन बिंदु की ओर है, मतलब यहाँ पर पी से एस की ओर है उसकी दिशा। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब देखिए इसकी इसको बात आती है संतुलित करने की, तो कौन से बल किसको संतुलित किए जा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एस पी जो यहाँ पर एस पी गोलक है, एसपी जो दूरी है, दूरी के अंदिश तनाव बल लगता है, उस तनाव बल को संतुलित करता है mg cos थीटा। ये हमें समझ में आ रहा है। अब बाकी हम देखते हैं बल के रूप में mg यहाँ पर साइन थीटा है। mg साइन थीटा का काम क्या रहेगा यहाँ पर? वो हमेशा देखिए वो स्पर्श रेखीय रूप में है, वो स्पर्श रेखीय दिशा में है। स्पर्श रेखीय दिशा में यदि वह गोलक या दोलक पर यहाँ पर बल लगाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या करता है? हमेशा उस गेंद पर उसकी गति के विरोध में लगाया जाता है, जैसे हमने F से प्रस्तुत कर रखा है। विरोध में लगाया जाता है इसलिए हमने इसे ऋणात्मक रूप से mg sin थीटा के बराबर कहा है। mg sin थीटा के बराबर, और ऋणात्मक रूप से क्योंकि वो माध्य स्थिति की ओर उसे विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी दिशा उसमें होने वाले विस्थापन के विपरीत है। ये हमने ले लिया। साइन थीटा के मान को हमने बहुत सूक्ष्म माना हुआ है, तो केवल उसे थीटा लिखेंगे तो F का मान हमारे पास बनेगा ऋण mg थीटा के रूप में। ठीक है। और थीटा को क्या लिखा जा सकता है? यहाँ पर थीटा को हमने लिखा है ऋण mg के रूप में, और यहाँ पर ये बनता है थीटा का मान यहाँ पर y अनुपात l के रूप में। ठीक है, तो हमने y अनुपात l के रूप में इसके मान को लिख लिया। अब ये तो हमने लिख लिया और इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। ठीक है, समीकरण 1 के लिए अब देखिए गोलक पर जो बल लग रहे हैं, गोलक या दोलक हमारे पास जो मौजूद है उस पर जो बल लग रहा है, तो लगने वाला बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल, यदि इसे हम न्यूटन के द्वितीय नियम से देखें, यहाँ पर न्यूटन द्वितीय यहाँ पर नियम। ठीक है, द्वितीय नियम के आधार पर हम इसे लिखे तो लगने वाला बल जो होगा F, यदि हमने उस पर बल लगाया हुआ है या उस पर बल लगता है प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल के कारण उस पर त्वरण उत्पन्न होगा। यदि हमने त्वरण को अल्फा से प्रेषित किया है तो यहाँ पर मान आता है m गुणा अल्फा के रूप में। ठीक है, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार लगने वाले किसी वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण को प्रस्तुत करता है। समीकरण 1 वहाँ था और इस समीकरण 2 हमने ले लिया, तो समीकरण 2 और 1 की तुलना करेंगे तो इसका मान क्या बनेगा? m अल्फा बराबर यहाँ पर मान बनता है ऋण mg यहाँ पर y अनुपात l के रूप में। m और m के मान कटे और अल्फा का मान हमें कितना मिला? अल्फा का मान हमें मिला ऋणात्मक g के रूप में, ऋणात्मक g अनुपात l, और यहाँ पर बनता है y। ठीक है, अब ये देखिए इस समीकरण पे हम बात करते हैं कि जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जिस स्थान पर सरलोलक मौजूद है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान को नियत, और यहाँ पर लंबाई भी क्या होगी? यहाँ पर लंबाई भी, यदि ये दोनों नियत हैं, ठीक है, ये दोनों की स्थितियाँ तो परिवर्तित नहीं होंगी। ठीक है, हमने सामान्य अवस्था ले रखी है, तो इसके आधार पर हम बोल पाते हैं कि उसमें उत्पन्न हुआ त्वरण जो होता है वो यहाँ पर उसमें विस्थापन के समानुपाती होता है, जहाँ उसकी दिशा कहाँ होती है? जहाँ उसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है, माध्य स्थिति की ओर। और यही जो स्थिति हमें बताई जा रही है ये हमें सरल आवर्त स्थिति को बताता है, सरल लोलक के लिए, जहाँ y का मान यदि हम कम रखें, y का मान कम रखें मतलब इसे हम सीधे सीधे बोलते हैं आयाम। आयाम के मान यदि हम कम रखें या a से हम उसे प्रेषित करते हैं तो इसका मान काफ़ी कम होगा। ठीक है, हमने इस तरह से ले लिया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सरल लोलक की गति जो है वो सरल आवर्त गति यहाँ पर होती है। अब देखिए अंतिम रूप से हमें क्या निकालना है? अंतिम रूप से हमें निकालना है आवर्तकाल। तो इस स्थिति पर आवर्तकाल को क्या लिखें? देखिए कोई कण हमारे पास मौजूद है जो यहाँ पर सरल आवर्त गति करती है, तो सरल आवर्त गति करने वाले कण के लिए उसका आवर्तकाल का मान क्या होता है? आवर्तकाल का मान 2 पाई, यहाँ पर ऊपर हम लिखते हैं तो उसमें होने वाले विस्थापन और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के अनुपात के
यहाँ पर वर्गमूल के बराबर होती है। ये हमें पता है किसी कण के लिए यदि हम उसे सरल आवर्त गति के अंतर्गत गति करता हुआ माने। तो विस्थापन हमारे पास क्या होगा, विस्थापन y से प्रदर्शित होता है। t का मान हमारे पास यहाँ पर 2 पाई के रूप में, विस्थापन को यदि हमने y से प्रस्तुत कर रखा और त्वरण को अल्फा से यदि प्रदर्शित कर रखा है, आवर्तकाल का समीकरण प्राप्त हुआ। अब अल्फा का मान यदि हम देखें तो अल्फा का मान हमारे पास क्या होता है, अल्फा का मान यहाँ पर देखिए धनात्मक मान यदि हम लेते हैं g केवल परिमाण के रूप में, तो ये हमारे पास आता है g अनुपात l y के रूप में। ठीक है, तो t का मान हम यहाँ पर रखें 2 पाई और यहाँ पर y, और अल्फा का मान हमारे पास क्या होगा, g अनुपात नीचे l और ये y के रूप में, तो y का मान कटा तो हमें कितना मान मिलता है t का मान हमें मिलता है 2 पाई वर्गमूल पर l अनुपात g के रूप में। ठीक है, ये हमें बता रहा है आवर्तकाल के मान को, जो किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव के मान को। यही हमें सरल लोलक के लिए उसके आवर्तकाल का समीकरण सिद्ध करता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।